नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के इतिहास की उन कहानियों की जिनके बारे में शायद ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन सच तो ये है कि इन्हीं कहानियों ने देश की तकदीर लिखी है। तो एक शाही दहेज, पार्टियों को बदलने से रोकने वाला कानून और एक पॉलिटिकल मैप जो सालों से बदला ही नहीं, इनमें कॉमन क्या है? सुनने में तो बिल्कुल अलग अलग बातें लगती है ना? पर असल में ये सब वो नींव के पत्थर हैं जिन पर आज का भारत खड़ा है। और इनके पीछे की जो कहानियां हैं ना, वो वाकई हैरान कर देने वाली हैं। तो चलिए एक एक करके इन कहानियों की परतें खोलते हैं। तो हमारी पहली कहानी की शुरुआत किसी जंग के मैदान से नहीं, बल्कि एक शाही शादी के मंडप से होती है। ये कहानी है मुंबई की, या उस वक्त के बॉम्बे की। कैसे भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेंटर एक शहर दहेज में दे दिया गया। बात है साल 1661 की। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी हो रही थी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से। अब शाही शादी थी तो दहेज भी शाही होना था। और जानते हैं दहेज में क्या मिला? बॉम्बे के 7 द्वीप। सोचिए, एक ऐसा तोहफा जो आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक हब्स में से एक बनने वाला था। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तो अब आता है। राजा चार्ल्स II ने ये बेशकीमती जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दी। और किराया कितना था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सिर्फ 10 पाउंड, वो भी पूरे साल का। यकीन होता है, आज की करोड़ों की मुंबई की नींव उसी 10 पाउंड के सौदे पे रखी गई थी। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। साल 1937 में एक तरफ देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी और उसी बीच महात्मा गांधी एक और जंग लड़ रहे थे, अशिक्षा के खिलाफ। वो एक ऐसे भारत का सपना देख रहे थे जो सिर्फ आजाद ही ना हो, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर हो। तो वर्धा में एक कॉन्फ्रेंस हुई और वहां गांधी जी ने एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी आइडिया, एक पूरा ब्लूप्रिंट सामने रखा। उन्होंने कहा कि देश के हर बच्चे को 7 साल तक मुफ्त और जरूरी शिक्षा मिलनी ही चाहिए। लेकिन ये सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं होगी, ये पढ़ाई होगी बच्चे की अपनी मातृभाषा में। और इसमें हाथ के हुनर और प्रैक्टिकल स्किल्स पे जोर दिया जाएगा, ताकि बच्चे स्कूल से निकलकर आत्मनिर्भर बने। अच्छा, गांधी जी के इस बड़े विजन को कागज से उतारकर जमीन पर लाने की जिम्मेदारी किसे मिली? वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने। ये कनेक्शन देखिए, शिक्षा का एक ब्लूप्रिंट देश के सबसे बड़े पद से जाकर जुड़ गया। अब जरा 80 के दशक के पॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं। उस दौर में ना एक मुहावरा बहुत मशहूर था, आया राम गया राम। मतलब नेता चुनाव किसी एक पार्टी के टिकट पे जीते थे और फिर सरकार बनाने के टाइम या किसी लालच में झट से दूसरी पार्टी में चले जाते थे। इसी दल बदल की राजनीति को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा कानूनी कदम उठाया गया। तो देखिए फर्क क्या पड़ा। 1985 से पहले चुने हुए नेता जब चाहे अपनी पार्टी बदल लेते थे, और इसका नतीजा सरकारें स्थिर नहीं रहती थी, बार बार गिर जाती थी। लेकिन इस नए कानून के बाद अगर कोई ऐसा करता तो उसकी सदस्यता ही खतरे में पड़ जाती थी। इसने भारतीय राजनीति में एक जरूरी स्थिरता लाने का काम किया। तो ये था 1985 का 52वां संवैधानिक संशोधन, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून के नाम से जानते हैं। इसी कानून ने हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची यानी 10th शेड्यूल को जोड़ा, जो आज भी इंडियन पॉलिटिक्स का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अच्छा, एक सवाल है जो बहुत लोगों के मन में आता है। भारत में लोकसभा की सीटें कैसे तय होती हैं कि किस राज्य को कितनी मिलेंगी? और ये फैसला 1971 की जनगणना के आधार पर क्यों होता है? मतलब 50 साल से भी ज्यादा पुराने आंकड़ों पर? इसका जवाब एक बहुत बड़े और दिलचस्प राजनीतिक फैसले में छिपा है। तो हुआ ये कि 1976 में सीटों के बंटवारे को 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर फ्रीज कर दिया गया, रोक दिया गया। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों किया गया? इसका मकसद था उन राज्यों को प्रोत्साहित करना जो परिवार नियोजन अपनाकर अपनी आबादी को कंट्रोल कर रहे थे। सोचिए, अगर ऐसा ना होता तो जिन राज्यों की आबादी तेजी से बढ़ रही थी, उन्हें संसद में और ज्यादा सीटें मिल जाती। तो एक तरह से ये फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा देने का एक तरीका था। और फिर 2001 में इस फ्रीज को 2026 तक के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। ये फैसला असल में एक बहुत बड़ी दुविधा को सामने लाता है। देखिए, एक तरफ लोकतंत्र का सिद्धांत है जो कहता है कि हर इंसान का वोट बराबर होना चाहिए और ज्यादा आबादी का मतलब ज्यादा नुमाइंदगी।
वहीं दूसरी तरफ देश की एक बड़ी पॉलिसी है जनसंख्या नियंत्रण। तो दोनों में बैलेंस कैसे बनाया जाए, ये बहस आज भी उतनी ही जरूरी है, खासकर अब जब 2026 करीब आ रहा है। अब हम अपनी आखिरी कहानी पर आते हैं, और ये कहानी इतिहास का वो काला पन्ना है जिसे जब भी पलटा जाता है दिल दहल जाता है। ये कहानी है एक नरसंहार की, एक ऐसी त्रासदी की जिसने आज़ादी की लड़ाई की आग को और भड़का दिया। जगह थी अमृतसर, जलियांवाला बाग। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। बैसाखी का दिन था। लोग त्योहार मनाने और अपने दो बड़े नेताओं की गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए वहां जमा हुए थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो बाग कुछ ही देर में एक कब्रगाह में बदलने वाला है। वहां हजारों की भीड़ थी, सब शांति से बैठे थे। बच्चे थे, बूढ़े थे, औरतें थीं, सब थे। तभी जनरल डायर अपनी फौजी टुकड़ी के साथ बाग में दाखिल हुआ और उसने बाहर निकलने का इकलौता मेन रास्ता बंद करवा दिया। और फिर बिना कोई चेतावनी दिए, बिना कुछ सोचे, उसने अपनी फौज को उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। ब्रिटिश सरकार का जो ऑफिशियल आंकड़ा था वो कहता है कि 379 लोग मारे गए, सिर्फ 379। लेकिन असलियत यह है कि ये संख्या 1000 से भी कहीं ज्यादा मानी जाती है। वो बाग लाशों से पट गया था। वो एक दिन, एक घटना, और उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। लोगों का अंग्रेजी हुकूमत के न्याय से जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था वो भी पूरी तरह से टूट गया। जलियांवाला बाग की इस घटना ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर दिया और आज़ादी की मांग, जो अब तक एक आंदोलन थी, उसे एक जन क्रांति में बदल दिया। तो देखिए, एक शाही दहेज से लेकर शिक्षा के एक सपने तक, दल बदल पर लगी लगाम से लेकर एक पॉलिटिकल फ्रीज तक, और फिर जलियांवाला बाग जैसे एक गहरे जख्म तक, ये सब अलग अलग, कभी कभी बिल्कुल अनअपेक्षित धागे हैं। और इन्हीं सब धागों से मिलकर आज के भारत की तस्वीर बनती है, एक मोज़ेक की तरह। तो आखिर में एक सवाल बचता है, इतिहास की इन अलग अलग नींव की ईंटों में से कौन सी ईंट आज भी भारत की इमारत को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है? कौन सी हमें मजबूती दे रही है और कौन सी आज भी एक चुनौती बनी हुई है? इस पर सोचना तो